नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे बीच में है उसका नाम है एजेंसी। एजेंसी क्या होता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट दोस्तों? एजेंट एंड प्रिंसिपल, जिसमें काम कौन करता है? एजेंट। और फंसता कौन है बताइए? प्रिंसिपल। एन एजेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। एंड प्रिंसिपल इज अ पर्सन फॉर हुम एन एक्ट इज डन बाय द एजेंट और ही इज रिप्रेजेंटेड बाय द एजेंट। अगर अपन एजेंसी की बात करें तो उसमें बोला जाता है कि भैया प्रिंसिपल विल बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट। हु में एम्प्लॉय एन एजेंट? कौन एम्प्लॉय कर सकता है एजेंट को? कोई भी कर सकता है, लेकिन हाँ बस माइनर नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड का पर्सन भी नहीं कर सकता। कौन एजेंट बन सकता है? हर कोई बन सकता है, इवन माइनर भी बन सकता है, अनसाउंड माइंड पर्सन भी बन सकता है। एजेंट की क्या लाइबिलिटी होती है? तो एजेंट जो है होता है वो लाइबल होता है टुवर्ड्स दी प्रिंसिपल, ठीक है, लेकिन वो प्रिंसिपल के प्रति भी लाइबल नहीं होगा अगर वो माइनर है या फिर कौन से माइंड का? अनसाउंड माइंड का। कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है किसमें? एजेंसी में। मतलब कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट सही है माना जाएगा। अगर आपको एजेंसी बनानी है तो अलग अलग तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है एक्सप्रेस अग्रीमेंट। आप क्या कर सकते हो? अग्रीमेंट बना सकते हो, मैं तेरा एजेंट, तू मेरी प्रिंसिपल। अरे यस और नो, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, दिस इज नोन एज व्हाट? एक्सप्रेस अग्रीमेंट। दूसरा तरीका हो जाता है इम्प्लाइड अग्रीमेंट। इम्प्लाइड अग्रीमेंट के अंदर आ जाता है स्टॉपल और होल्डिंग आउट। अगर मान लीजिए मैंने किसी थर्ड पर्सन के सामने अगर मान लीजिए मैंने किसी थर्ड पर्सन के सामने मिस्टर अर्चित को बोल दिया कि भाई आप मेरे क्या हो? एजेंट हो, और उस थर्ड पर्सन ने इनके ऊपर मतलब हमारी बात के ऊपर विश्वास किया और अर्चित को लोन दे दिया, ये सोचते हुए कि वो अच्युत नाहटा को लोन दे रहा है, क्योंकि अच्युत नाहटा इज अ प्रिंसिपल ऑफ अर्चित। तो मुझे बताइए ऐसे केस के अंतर्गत अब जो अर्चित है वो पैसा लेकर के चला गया, अब वो थर्ड पार्टी मेरे पीछे आ गई कि भैया तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ भैया नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई एजेंसी का रिश्ता नहीं है, मैं ऐसा बोल करके बचना चाहता हूँ, क्या मैं बच सकता हूँ? नो सर। तो यहाँ पर हो जाएगा एजेंसी बाय पर दैट इज मैंने झूठ बोला। और ऐसे ही हो जाता है एजेंसी बाय व्हाट दोस्तों? होल्डिंग आउट, जिसने झूठ में साथ दिया। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट एक और एजेंसी होती है एजेंसी बाय नेसा सिटी। नेसेसिटी मतलब वक्त की नजाकत की वजह से हम लोग एजेंसी में आ गए। इसके लिए आपके लिए पहला पॉइंट है कि भैया वहां पे नेसेसिटी होनी चाहिए। द एजेंट वाज नॉट इन अ पोजीशन टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। द एक्ट वाज डन फॉर द पर्पस ऑफ protecting the interest of his principal. The agent exercised such reasonable care as a man of ordinary prudence would have exercised in his own case, and the act was done bona fide. क्या ये बात समझ में आई? चलो, फिर बोला गया भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ ने किसी केस में क्या कर दिया भाई? एक को एजेंट बोल दिया और एक को प्रिंसिपल बोल दिया। जिन्होंने जिस केस में उन्होंने हस्बैंड एंड वाइफ में हस्बैंड को प्रिंसिपल बोल दिया, वाइफ को क्या बोल दिया? एजेंट। लेकिन ऐसे केसेस में बोला गया कि हर केस में वाइफ जो है वो एजेंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि हर केस में कहलाएगी तो ऐसे में प्रिंसिपल हो जाएगा हस्बैंड, और हस्बैंड विल बी लाइबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द वाइफ। तो इसके लिए मना कर दिया गया कि हर केस में वो लाइबल नहीं होगा, बट हाँ अगर वो नेसेसरी का केस हो। किसका केस हो? नेसेसरी का केस हो। तो अगर जो गुड्स खरीदे गए वाइफ के द्वारा वो नेसेसरी थे तो इसके लिए हस्बैंड पे करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर उसको इनफ पैसा दिया जा चुका है, किसको? वाइफ को, तो फिर उसके लिए हस्बैंड लाइबल नहीं होगा। या वाइफ को मना किया था कि ये गुड्स मत खरीदना, फिर भी उसने खरीदा, तो भी उसके लिए हस्बैंड लाइबल नहीं होगा। जहां पे आपने ट्रेडर को बोल दिया था कि ये बहन जी मेरे साथ नहीं है बेटा, तो उस केस में भी क्या नहीं होगा बताइए? हस्बैंड लाइबल नहीं होगा। अरे आया कि नहीं आया? पक्का। नेक्स्ट केस है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। व्हाट इज रेटिफाई करना है? अप्रूव करना। अगर मान लीजिए कोई एजेंट है जिसने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम किया, किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल उसके काम को या तो अप्रूव करेगा या तो डिसअप्रूव करेगा। अगर अप्रूव कर दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का इफेक्ट ये हो जाता है कि काम जो किया वो एजेंट ने किया, लेकिन वो एक्चुअली में एजेंट था नहीं, वो प्रिटेंडेड एजेंट था। कैसा था? प्रिटेंडेड एजेंट था। लेकिन अब क्योंकि मैंने अप्रूव कर दिया तो वो एक तरीके से मेरा एजेंट हो गया, तो उसके किए हुए काम के लिए आई विल बी लाइबल। और मेरी लाइबिलिटी जो है वो फ्रॉम द डेट ऑफ रेटिफिकेशन नहीं होगी, वो होगी फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट थिंग है दोस्तों, वैलिड रेटिफिकेशन के लिए क्या क्या होना जरूरी है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए, इंटेंशन ऑफ एजेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए, रीजनेबल टाइम में आपको रेटिफाई करना होगा, कम्युनिकेशन करना जरूरी है थर्ड पार्टी को, लॉफुल एक्ट को ही रेटिफाई कर सकते हो, फुल नॉलेज होना जरूरी है। फिर रेटिफिकेशन ऑफ पार्ट ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, जो भी काम करोगे वो प्रिंसिपल की अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए। और ऐसा रेटिफिकेशन जिससे इंजरी होगी थर्ड पार्टी को, ऐसा रेटिफिकेशन आप कर नहीं सकते। ये कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे सी इंटरमीडिएट में, तो मैं चाहूंगा एक बार इससे कंसेप्ट को आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एग्जाम्पल, क्या दिख रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे एग्जाम्पल 14 दिख रहा है आपको? यस और ना? चलिए, तो एग्जाम्पल 14 को एक बार रीड करेंगे, क्योंकि कई बार आईसीआई ने पूछा है। कहाँ पर? सी इंटरमीडिएट। पढ़ लिया क्या? क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे? एक होल्ड करता था लीज किससे? बी से, जो टर्मिनेबल था कितने मंथ में? 3 मंथ्स में, नोटिस में। अब सी एक अनऑथराइज पर्सन है, उसने नोटिस ऑफ टर्मिनेशन दे दिया किसको? ए को। तो बोला गया ये नोटिस कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय बी सो एज टू बी बाइंडिंग ऑन ए। ये रेटिफाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर इसे करेगा वो रेटिफाई, तो इससे नुकसान होगा किसको? ए को। तो भाई बोला गया कि भैया ये बाइंडिंग अपॉन ए नहीं होगा, आप इसे रेटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा रेटिफिकेशन जिससे इंजरी होगी थर्ड पार्टी को, वो रेटिफिकेशन किया जा नहीं सकता। चलिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट होते हैं बेटा, अलग अलग एजेंट है। जनरल, स्पेशल, यूनिवर्सल, मर्केंटाइल। नॉन मर्केंटाइल, डेलक्रेट, प्रिटेंडेड और सब सब्सटीट्यूटेड। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के क्या है बताइए एजेंट है, जिसमें पहला होता है स्पेशल एजेंट, एक स्पेशल काम के लिए आता है। जनरल एजेंट जो कि भाई एक पर्टिकुलर बिजनेस के सारे काम करता है। यूनिवर्सल एजेंट प्रिंसिपल के सारे काम करता है। मर्केंटाइल एजेंट सेल कर सकता है, कंसाइन कर सकता है, बाय कर सकता है, रेस कर सकता है मनी को। नॉन मर्केंटाइल एजेंट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ में वाइफ एजेंट होती है। डेलक्रेट एजेंट जो कि भाई एजेंट होने के साथ साथ क्या होता है बताइए, गारंटर भी होता है। प्रिटेंडेड एजेंट जो एजेंट बनने की क्या करता है? कोशिश करता है। वेरी गुड बोल सकते हैं। तो प्रिटेंडेड एजेंट होता है, ये जनरली किस में होता है बताइए? रेटिफिकेशन में। सब एजेंट मतलब एजेंट का नीचे एक और एजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? सब एजेंट। और एक होता है सब्सटीट्यूटेड एजेंट, जिसके अंतर्गत एक एजेंट जो है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने बदले किसी और को एजेंट बना सकता है, मतलब वो रिप्लेस होगा और एक नया एजेंट आएगा, उसे अपन क्या बोलेंगे? सब्सटीट्यूटेड एजेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? चल, सब एजेंट कौन होता है भाई? एक एजेंट के नीचे जब दूसरा एजेंट होता है, उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? सब एजेंट। वैसे अगर देखा जाए तो आप सब एजेंट नहीं बना सकते, वैसे तो आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं जहां डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जा सकता है। मार्केट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है कि भाई कहाँ कहाँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अलाउड है। तो पहला यूसेज ऑफ ट्रेड, जहां कस्टम है। दूसरी चीज, जहां पे प्रिंसिपल अवेयर है इस बात से, किस बात से? कि भाई सामने वाला क्या करेगा? एजेंट को रखेगा। तीसरा, जहां प्रिंसिपल ने खुद ही परमिट किया अपॉइंटमेंट ऑफ दी सब एजेंट, या जहां नेचर ऑफ एजेंसी ऐसी है कि सब एजेंट का होना अनिवार्य है, या जहां पे एक्ट जो है वो मिनिस्टेरियल लेवल का है, मतलब सिर्फ हमें ऊपर ऊपर से देखना है। जैसे कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर्स आते हैं, कुछ नहीं करना है उनको, सिर्फ आपको बैठ करके देखना है, तो वो काम कोई भी कर सकता है। एंड लास्ट दोस्तों, व्हेन अनफोर्सीन इमरजेंसी अराइज हो जाती है, इन केसेस में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जा सकता है। मतलब मैं अपने काम को किसी और को दे सकता हूं, मतलब मैं अपने नीचे भी किसको अपॉइंट कर सकता हूं? एक सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता हूं। तो वैसे तो सब एजेंट को मुझे अपॉइंट करने के लिए मना किया गया, बट हाँ इन केसेस में मैं सब एजेंट को अपॉइंट करता हूं, तो उसे अपॉइंट करना क्या माना गया? सही माना गया है। अब अगर मान लीजिए मैंने सब एजेंट को अपॉइंट किया है, और सब एजेंट को अगर मैं प्रॉपरली अपॉइंट कर रहा हूं, प्रॉपरली अगर अपॉइंट करता हूं मतलब इन केसेस में अपॉइंट करता हूं, तो ऐसे केसेस में बोला गया भैया जो एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट। आपको समझ में आ रहा है? 3 लेयर है, एक है प्रिंसिपल, एक है एजेंट, और एक है सब एजेंट। तो क्या बोला? एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बीच वाला रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट। प्रिंसिपल इज बाउंड टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट, सॉरी सब एजेंट। तो भाई जो प्रिंसिपल है वो भी बाउंड होगा थर्ड पार्टी के प्रति फॉर द एक्ट ऑफ द सब एजेंट। द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट। सब एजेंट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? एजेंट के प्रति। एंड द सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। क्या ये बात समझ में आई? चल, नेक्स्ट केस, लीगल पोजीशन में सब एजेंट इज नॉट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड। अगर वो क्या नहीं था बताइए? प्रॉपर्ली अपॉइंटेड नहीं था, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में प्रिंसिपल बाउंड नहीं होगा, एजेंट ही बाउंड होगा टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू द एजेंट, एंड सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। यही बात समझ में आई? चल, नेक्स्ट थिंग है भाई ड्यूटीज ऑफ द एजेंट। एजेंट की क्या ड्यूटी है? पहला, एजेंट को मैंने रखा ही काहे के लिए?
काम करने के लिए, तो उसका पहला ड्यूटी है टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। अच्छा, कई बार मैं इंस्ट्रक्शन साफ साफ दूंगा, कई बार नहीं दूंगा, तो थोड़ा क्या लगाना, कॉमन सेंस। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका काम है कि भाई थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, रीजनेबल केयर एंड स्किल के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, काम को करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए जो भी आपने मुझसे पैसा वगैरह लिया था, जो भी हिसाब किताब है वो आपको रेंडर करना पड़ेगा, प्रॉपर अकाउंट्स। कभी भी आपको कोई भी प्रकार की इमरजेंसी, आप कम्युनिकेट किससे करेंगे, प्रिंसिपल से। कभी भी अपने खुद के नाम पे काम नहीं करेंगे, मतलब आप एक तरीके से सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकते अपने नाम पे काम करके। अगर करोगे तो ऐसे केस के अंतर्गत यू विल, मतलब ऐसे केस में बीइंग अ प्रिंसिपल मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता हूँ। एज वेल एज तुम्हें अपने नाम पे काम किया, मतलब तुम्हें फायदा हुआ होगा, उस फायदे को भी आपसे क्या कर सकता हूँ, छीन सकता हूं। पढ़ेंगे ये वाला एग्जाम्पल, क्या बोलना चाहता है सेकंड एग्जाम्पल, पढ़ो ये वाला एग्जाम्पल पढ़ो। तो इसके इसमें क्या हुआ भाई, कि ए ने बी को बोला कि भाई तू मुझे एस्टेट बेच देना, प्रॉपर्टी बेच देना। बी ने बाद में जब पता लगाया, अंदर पता चला कि भाई वहां पे क्या है, कोई तो भी माइन है। अब हुआ यही कि भाई यहाँ पर बी ने भाई क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया ए को कि भाई वो खुद ही खरीदना चाहता है, बट ये बात को छुपा दिया कि अंदर क्या है, माइन है। तो ऐसे केस में जैसे ही ए को पता चला कि भाई बी को ये बात पता थी कि अंदर माइन है, उसने जानबूझ के छुपा करके प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो वो क्या कर सकता है, इस चीज को कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि आप अपने नाम पे कोई काम नहीं करोगे, आप सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाओगे। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, पे ऑल द सम रिसीव्ड। क्या बोल दिया गया कि भाई जितना भी सम आपको रिसीव हुआ है, वो सारा सम आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस देना पड़ेगा। कोई भी गलत काम अगर आप करोगे तो उस गलत काम का आपको क्या नहीं मिलेगा, रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, मतलब काम बिगाड़ने का आपको पैसा नहीं दिया जाता है, काम बिगाड़ने का पैसा नहीं दिया जाता है। पढ़िए एग्जाम्पल क्या लिखा है। तो भाई यहाँ पे आपने देखा कि ए ने एम्प्लॉय किया बी को, रिकवर कितना, 1 लाख रुपए फ्रॉम सी। अब यहाँ पे थ्रू बीस कंडक्ट द मनी वाज नॉट रिकवर्ड, तो बी इज नॉट एंटाइटल फॉर रेम्युनरेशन ऑफ हिज सर्विस। फिर बोला नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, नॉट टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, भाई जो भी हमारी बहुमूल्य इन्फॉर्मेशन है वो आप किसी और को डिस्क्लोज नहीं करोगे। अपॉन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय डेथ ऑफ प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बिकमिंग अनसाउंड माइंड, एजेंट इज ड्यूटी बाउंड ऑन बिहाफ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज लेट प्रिंसिपल ऑल रीजनेबल स्टेप फॉर प्रोटेक्शन रिजर्वेशन ऑफ इंटरेस्ट। Not to delegate what दोस्तों authority, agent cannot lawfully employ another person to perform act which is expressly or impliedly undertaken to perform himself. However, subject to practices, he can appoint a sub agent. अरे आया कि नहीं आया, चलो। राइट्स ऑफ द एजेंट, एजेंट मेरे यहाँ काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, सैलरी, तो भैया वो सैलरी ले सकता है। दूसरी चीज, अगर मैंने उसको सैलरी नहीं दी तो उसके पास तो पैसा आता ही आता है, वो क्या कर सकता है, उस पैसा जो उसके पास आया उसमें से सैलरी वाला पार्ट माइनस करके, कोई खर्चा वर्चा उसने किया तो माइनस करके बाकी पैसा क्या कर सकता है, मुझे दे सकता है। उसके अलावा अगर मैंने पैसा नहीं दे रहा हूं तो उसके पास अधिकार है, वो क्या कर सकता है, राइट ऑफ लीन। ओके, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रकार का अगर नुकसान होता है किसको, एजेंट को, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं दिया, या प्रिंसिपल ने जो इंफॉर्मेशन दिया वो झूठी इंफॉर्मेशन दिया, गलत इंफॉर्मेशन दिया, जिसके कारण किसका नुकसान हो गया, एजेंट का, तो उसको क्या मिलेगा, इंडेमनिफिकेशन, दैट इज कंपनसेशन। कि कोई भी नुकसान होगा उस एजेंट को तो उसकी भरपाई कौन करेगा, प्रिंसिपल। तो ये राइट है कि वो अपने इस कंपनसेशन को ले सकता है। ओके, अब ये कब कब हो सकता है, तो अलग अलग केसेस है। पहला कि भाई मान लीजिए
कि कोई लॉफुल एक्ट था, ठीक है। अब उस लॉफुल एक्ट के अंतर्गत अगर मान लीजिए जो प्रिंसिपल है उसने वो काम ही नहीं किया, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप सारे बच्चों का एडमिशन ले लिया कि भाई हमारे टीचर्स आएंगे पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे को मेरे प्रिंसिपल ने बोला था कि टीचर्स भेजेंगे, आप सबका एडमिशन में लेकर के बैठा हूं, लेकिन अब मेरे प्रिंसिपल ने क्या नहीं किया, टीचर्स ही नहीं भेजा। तो अब यहाँ सारे बच्चे हो हल्ला मचा रहे, रिफंड मांग रहे, अब मुझे रिफंड करना पड़ा अपनी जेब से, तो मेरे को क्या हो गया नुकसान, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, प्रिंसिपल। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो भाई कहीं ना कहीं मैंने गुड फेथ में आकर के बड़ी बड़ी बातें कर दी थर्ड पार्टी के सामने। इट्स जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग फर्नीचर की डीलिंग करते हैं, फर्नीचर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंडियन, एक होता है इंडोनेशिया या थाईलैंड वगैरह से बन के आता है, जो कि एकदम ही बहुत ही दिखने में अच्छे होते हैं, बट एक्चुअली में वो बहुत ही खराब क्वालिटी के होते हैं। तो अब मान लीजिए भाई कि मैंने क्या किया, मैंने इंडियन फर्नीचर बता करके बेच दिया वो हांगकांग के फर्नीचर्स को। अब वो हांगकांग का फर्नीचर अच्छा नहीं माना जाता है, तो मैंने अगर उसे इंडियन बता करके बेच दिया, लोगों ने खरीद लिया, बाद में पता चला कि ये फर्नीचर क्या है, बाहर का है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो लोग मेरे पास आए, पैसा लेकर के चले गए, तो अब भाई मेरा नुकसान हो गया, इसका कंपनसेशन कौन देगा, प्रिंसिपल। अगर मान लीजिए आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किया होगा प्रिंसिपल के कहने पर, तो क्या उस क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा क्या, नो, बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई आपने किसी के कहने पर मर्डर कर दिया और आपको पुलिस पकड़ के ले आ रही है, आप बोले नहीं उसके कहने पर किया, उसको पकड़ो मेरे को छोड़ दो, दूसरे दो मर्डर और पेंडिंग है, अरे आप मुझे बताओ तो क्या ऐसे चलेगा क्या, द आंसर इज नो ना। तो भाई जिसने किया वही फंसता है। तो ऐसे में अगर कोई किसी को ये बोल भी दे कि भाई तू मेरे हिसाब से मेरे बेहाफ में कर दे, जो होगा वो मैं देख लूंगा, तो कुछ देखने वाला नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट के लिए तो वही लायबल होगा। गेटिंग माय पॉइंट। पुणे पोर्शा केस, छोटा बच्चा, तो ऑब्वियसली बात है उसी का ही हुआ ना, वो ड्राइवर बोला नहीं ठीक है मैं देख लेता हूँ, या फिर उसके पापा दादाजी पीछे लगे थे अरे हम देख लेंगे, तो क्या हो गया, क्या कुछ नहीं हुआ। तो भाई ऑब्वियसली बात है जो सजा मिलनी थी, अब हालांकि सजा के नाम पे ऐसे लिखने मिला वो बात अलग है, लेकिन वो जो सजा मिलनी थी वो सजा तो उसको मिली ना। गेटिंग माय पॉइंट। पक्का, चलो, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। चलो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट। एजेंट कब लाइबल होता है पर्सनली, एजेंट तब पर्सनली लाइबल होता है भाई जब वो प्रिंसिपल का नाम ही डिस्क्लोज नहीं करता है, जब प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, जब प्रिंसिपल कोई फॉरेनर है, या फिर जब प्रिंसिपल जो है भाई वो एक्चुअली में जो है उसने प्रिंसिपल के नाम पे काम ही नहीं किया, उसने अपने खुद के नाम पे काम कर लिया, या फिर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया, इन सारे केसेस में एजेंट क्या होगा, पर्सनली लाइबल। फिर एक कंसेप्ट जो एग्जाम में ज्यादातर आने के चांसेस है उसका नाम है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। सर ये क्या होता है, देखो जनरली अगर देखा जाए भाई, तो वैसे मैं जो भी एजेंट को रखता हूं वो किसके फायदे के लिए रखता हूं, खुद के फायदे के लिए रखता हूं, लेकिन कई बार एजेंसी क्रिएट होती है एजेंट के फायदे के लिए। मैंने राहुल से 10 लाख रुपए उधार लेकर के रखा तो आज 10 लाख रुपए देना है और मैं दे नहीं पा रहा हूँ, तो राहुल बोल रहा है सर मैं तो चाहिए ही चाहिए मेरे को पैसा। मैं कहा भाई कुछ नहीं बचा, बस ये बिल्डिंग बची है। बोले सर बेच देते हैं। मैं कहा इतनी जल्दी बिकती नहीं है। बोले भैया मैं बेच दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अब इनका बिल्डिंग बेचने का ही खरीदने का ही काम है। इन्होंने बोला ठीक है साहब मैं 3 करोड़ में बिकवा देता हूँ, लेकिन साहब वो 3 करोड़ में मैं बिकवाऊंगा तो पहले मुझे मेरा 10 लाख माइनस करना पड़ेगा उसमें से, और साथ ही साथ ये बेचने का मेरा खुद का बिजनेस है, तो मैं 1% क्या लेता हूँ, ब्रोकरेज लेता हूं, तो 3 करोड़ का 1% बनता है 3 लाख रुपए मान के चलते हैं वो, और प्लस 10 लाख वो हो गया, तो 13 लाख माइनस करके पैसा मिलेगा। मैंने कहा डन ठीक है। अब यहाँ पर अगर बिल्डिंग बिक नहीं रही है तो ये मेरे फायदे के लिए बिक रही है कि राहुल के फायदे के लिए, राहुल के फायदे के लिए। इसे बोलेंगे एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। इस एजेंसी की खास बात यह है कि ये एजेंसी होती है इररिवोकेबल। कैसी होती है, इररिवोकेबल, मतलब ये एजेंसी को मैं रिवोक नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आई, पक्का, अच्छे से। चलो नेक्स्ट थिंग अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो बोला ये गया है कि भाई एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट के अंतर्गत, जैसा कि आप देख सकते हैं इररिवोकेबल एजेंसी दिया है, उसमें पहला पॉइंट दिया है कि भाई एजेंसी को मैं क्या नहीं कर सकता, रिवोक नहीं कर सकता। सर और कौन कौन से केस में आप एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकते, ऐसे केसेस में नहीं कर सकता बेटा जहां पे पार्ट एक्सरसाइज कर लिया किसने, एजेंट ने, या फिर एजेंट जो है वो पर्सनली लाइबल हो चुका है कुछ कुछ कारणों से, तो ऐसे केसेस में एजेंसी को अपन क्या नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते। ओके उसके बाद है लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। तो प्रिंसिपल ही लाइबल होता है किसके लिए, एजेंट के कामों के लिए, ये बात कोई बताने की थी नहीं। उसके अलावा एजेंट जो है वो पर्सनली लाइबल नहीं होता। अरे समझ में आया, एजेंट इज नॉट पर्सनली लाइबल ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। अरे एजेंट का भी पर्सनली लाइबल नहीं होता है। एजेंट हमेशा किसको लाइबल करता है, प्रिंसिपल को। अरे आज नेहा मैम ने आपसे फीस लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कल के दिन मैंने कुछ गलत काम कर दिया तो तुम क्या नेहा मैम के घर चले जाओगे क्या, आंसर इज नो।
अच्छा, एजेंट ने अगर अपनी एक्सीड कर लिया अथॉरिटी को, तो अगर एजेंट ने अगर अथॉरिटी को एक्सीड किया तो जो एक्सीडेड पार्ट है उसके लिए हु विल बी लायबल? एजेंट। और जो अंदर वाला पार्ट है हु विल बी लायबल? प्रिंसिपल। अच्छा, कई बार वो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड तो कर लेता है, लेकिन जो अथॉरिटी एक्सीड होती है उसका हमारे को हिसाब नहीं पता है कि कितना एक्सीड किया है, मतलब वो सेपरेबल नहीं है। एग्जाम्पल के नाम पर मैंने बोला था नेहा मैम से कि आप 50,000 तक का लोन ले सकते हो मुझसे बिना पूछे, उन्होंने 70,000 का लोन ले लिया, तो क्या 50 और 20 को अलग अलग किया जा सकता है? यस सर। मैंने मान लीजिए अपने एक एम्प्लॉय को बोला कि भाई आपको पर्टिकुलरली 500 शीप्स लेकर के आना है, ठीक है, उसने बोला ठीक है सर। वो 500 शीप लेने गया था, साथ ही साथ वो 200 लैम्ब भी ले आया, लैम्ब मतलब शीप के बच्चे, ठीक है। तो अब ये 700 चीजें लेकर के आ गया, 500 शीप ले आया, 200 लैम्ब ले आया, और एक साथ 6,000 रुपए देकर के आ गया। अब उसने कहीं से लिखा नहीं है कि कितने की शीप पड़ी है एक और कितने के लैम्ब पड़े हैं, मतलब इसे सेपरेट किया नहीं जा सकता। अब इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता तो भाई इसने तो मेरा 6,000 रुपये पूरा लगा दिया। अब क्योंकि ये सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इसे पूरा का पूरा कौन बियर करेगा बताइए? एजेंट, क्योंकि हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। यही बात समझ में आई? उसके बाद बोला गया कि अगर मान लीजिए मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, फ्रॉड किया है, किसने किया है? एजेंट ने किया है। तो अगर एजेंट ने कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन किया या फ्रॉड किया है तो माना जाएगा जैसे कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन, वो फ्रॉड प्रिंसिपल ने किया है। ऑब्वियस सी बात है भाई, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपका एजेंट ही गलत काम कर रहा है। बट अगर मान लीजिए भाई वो अगर ऐसा फ्रॉड कर रहा है जो कि उसके यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर है, सिंपल सी बात है भाई, नेहा मैम ने आपको एडमिशन लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर दी, 6 रिवीजन करा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब भाई नहीं हो सकते वो चीजें, तो अब उन्होंने तो बोल दिया, तो इसके लिए अगर देखा जाए तो आप मुझे लाइबल करोगे सर हमने तो इसलिए एडमिशन लिया था कि यहाँ 6 6 रिवीजन होते हैं, नहीं तो हम लेते ही नहीं। तो भाई अब ठीक है, मेरे एजेंट ने बोला मुझे तो कराना पड़ जाएगा, तो भाई उसके लिए मैं लायबल हूँ। अगर मान लीजिए भाई मेरे एम्प्लॉय ने बाहर जाकर के अपने पड़ोसी के साथ कोई फ्रॉड कर दिया, उसका पड़ोसी भी मेरे आगे बैठ जाएगा ना? नहीं, तो वो ऑब्वियसली बात है, वो आउट ऑफ द कोर्स ऑफ द बिजनेस है, उसके लिए मैं लायबल नहीं होगा, लेकिन इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस है देन प्रिंसिपल विल बी लायबल। अरे आया कि नहीं आया? चल, नेक्स्ट थिंग क्या बोला है भाई? राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का क्या राइट है? राइट है थर्ड पार्टी का भाई, सिंपल सी बात है कि भाई जब भी थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो किसके साथ करती है? प्रिंसिपल के, सॉरी एजेंट के साथ। तो उसमें वो लाइबल किसको करेगी बताइए? प्रिंसिपल को करेगी। अरे करे कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है बताइए? प्रिंसिपल के, एजेंट के साथ, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में लाइबल किसको करेगी? प्रिंसिपल को। क्या ये बात समझ में आई? अब सुनो ना, कई बार प्रिंसिपल जो है ना वो अपने एजेंट के थ्रू वो काम कराता है जो काम प्रिंसिपल नहीं कर सकता था, या शायद प्रिंसिपल करता तो वो काम होता ही नहीं। एग्जाम्पल के नाम पर, मुझे एक कॉन्सर्ट में जाना था जिसकी मुझे टिकट खरीदनी थी, और मुझे ये पता है कि मेरी पिछली हरकतों के चलते हुए मुझे बैन कर दिया गया है। तो अब मैं खुद टिकट खरीदने जाऊंगा तो मुझे टिकट मिलने वाली नहीं है, तो मैंने अपने एजेंट को भेजा कि मेरे बिहाफ में टिकट ले आओ, वो टिकट लेके आ गया। अब मैं कॉन्सर्ट में जाना चाहता हूँ, क्या मुझे जाने मिलेगा? यस और नो? क्या घुसने मिलेगा मुझे? नहीं। वो क्या बोलेंगे, भैया आपको तो बैन किया हुआ। मैं बोलूंगा भैया मेरे पास टिकट है, तो क्या बोलेंगे, तुमने किसी और को भेज करके टिकट तो मंगा ली, लेकिन तुम तो क्या हो, बैन हो, तुम वो काम नहीं कर सकते। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट का। सब्सिडरी कंपनी जो है उसको बोला गया था कि भाई तुम, मतलब होल्डिंग कंपनी को किसी काम के लिए बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने, तो सब्सिडरी कंपनी के थ्रू उसने उसका लाइसेंस लिया। तो बाद में सब्सिडरी और होल्डिंग को लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील के तहत अपन ने क्या माना? एक ही माना। वही टाइप का ही तो हो गया ना? यस और नो? पक्का? चलो, इसके बाद बोला गया कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए बीइंग द एजेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये बात डिस्क्लोज ही नहीं की कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, तो जो थर्ड पार्टी है वो किसको लाइबल करेगी? एजेंट को। वो प्रिंसिपल को लाइबल नहीं करेगी। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चल, अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बीइंग द एजेंट आप कोई काम कर रहे हो, और बाद में ये पता चल जाता है कि आप किसी और के लिए काम कर रहे थे। आपने कोई काम किया, बाद में पता चल रहा है कि आप किसी और के लिए काम कर रहे थे, तो इसके केस में एजेंट को भी लाइबल किया जा सकता है और प्रिंसिपल को भी लाइबल किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आई? चल,
टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कैसे टर्मिनेट होती है? दो तरीके से होती है, बाय एक्ट ऑफ पार्टी और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब भैया मैंने परफॉर्म कर दिया, एजेंसी खत्म, टाइम खत्म तो एजेंसी खत्म, एजेंट या प्रिंसिपल खत्म तो एजेंसी खत्म। अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो एजेंसी खत्म, जिस सब्जेक्ट मैटर को बेचना था खरीदना था उस वही खत्म तो एजेंसी खत्म। अगर कंपनी डिस्ट्रॉय हो गई, वाइंडिंग अप पे चली गई, डिसॉल्व हो गई तो भी एजेंसी खत्म। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज की अगर बात की जाए तो भाई कैसे कैसे टर्मिनेट हो जाती है? अग्रीमेंट से ही। अभी अभी अपन ने अग्रीमेंट से एजेंसी बनाई थी, तो अब तोड़ेंगे भी किससे? अग्रीमेंट से। या फिर प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है, अगर प्रिंसिपल रिवोक करता है एजेंसी को तो वो कर सकता है, लेकिन एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट को रिवोक नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपने कोई एजेंसी को रिवोक किया, अब वो एजेंसी आपने फिक्स पीरियड के लिए बनाई थी और समय के पहले रिवोक करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एजेंट का जो भी नुकसान होगा उसको कौन भरपाई करेगा? प्रिंसिपल। एजेंट भी चाहे तो रिवोक कर सकता है, लेकिन एजेंट अगर रिवोक करेगा किसको? एजेंसी को। तो ऐसे केस में जो टाइम, क्या बोला गया है, जो टाइम के लिए एजेंसी बनाई गई थी उस समय के पहले अगर आपने एजेंसी को क्या किया? रिवोक किया, तो फिर उसमें जो भी नुकसान होगा प्रिंसिपल को वो कौन भरपाई करेगा? एजेंट। बोलो।